इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियाँ आज भी हमारे खून में उबाल लाने वाली हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर आपके साथ संविधान स्पेशल की सीरीज़ में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको संविधान स्पेशल की सीरीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको संविधान स्पेशल की सीरीज़ में सन 1773 के एक्ट से लेकर 1853 तक के एक्ट तक मैंने सारे के सारे चार्टर अधिनियम मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो दोबारा हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, उन्हें दोबारा रीड करें। और कल मैंने आपको 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट पर मैंने छोड़ा था। ये 1853 का चार्टर अधिनियम वही अधिनियम है जब लॉर्ड डलहौजी की अनुशंसा पर ये एक्ट दरअसल भारत में लाया गया है। और इस एक्ट के माध्यम से इनको भारत का गवर्नर जनरल ये उत्पात मचा के रहे हैं। इन्होंने भारत में इतना उत्पात मचा के रखा है कि इनकी वजह से भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया है। तो जैसा कि मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बताना शुरू किया था कि जब भारत की स्वतंत्रता हमारे हाथों से धीरे धीरे छिनती जा रही थी, वो समय भारत के लिए बहुत ही कुरीतियों भरा रहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको 1853 के चार्टर एक्ट तक पढ़ा दिया था और 2 से 4-5 प्रकार की चीज़ें मैंने आपको उस चार्टर एक्ट के अधिनियम के माध्यम से मैंने बता दी थी। आज मैं आपको केवल ये बात बताने आया हूँ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र व्यापार के लिए भारत में एंटर होती है और जिस 1773 से लेकर 1853 तक लगभग पूरे 100 वर्ष तक ये अपना यहाँ राज्य स्थापित कर लेती है और अपने पैर इतने तेज़ी से जमा रही है कि यहाँ के लोग, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के हर एक व्यक्ति यहाँ उनके विरुद्ध हो रहे हैं। और लॉर्ड डलहौजी की जो विलय और हड़प की नीति है ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। और इस विलय और हड़प की नीति से हमारी एक क्रांति पनप रही है जिसे हम कह रहे हैं 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति वही क्रांति है जब मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस से मुंह से कतरने से इनकार कर दिया है और उसे कुछ दिनों बाद फांसी की सज़ा दी गई है। और ये तात्कालिक कारण एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में हमारे सामने आया जब हम देखते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, तात्या टोपे और यहाँ झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना मोर्चा संभाल के रखा हुआ है और ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए हैं। मैं आज आप सबको ये बताने आया हूँ कि जब हम भारत की आज गुलामी की पृष्ठभूमि में दरअसल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वही पृष्ठभूमि यहाँ पर रखाई जा चुकी है जब झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई अकेली ऐसी महिलाएं जब लड़ रही थी वहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का, भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दिन जून 1857 का वो दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था जब एक हीरोज नाम का व्यक्ति यहाँ झांसी में विद्रोह दबाने के लिए पहुँचा है। और ये जब ब्रिटेन वापस लौटता है अपने शासनकाल के बाद तो ये अपनी आत्मकथा में दरअसल ये कह रहा है कि भारत में कोई माई का लाल नहीं था केवल महारानी लक्ष्मीबाई को छोड़कर। यदि यहाँ के कुछ व्यक्ति, कुछ गद्दार यदि हमारी सहायता नहीं करते तो हम इनको छू भी नहीं पाते। वो दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा जब महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी ही तलवार से अपनी वीरगति को प्राप्त हो गई और सदा के लिए यहाँ आज़ाद हो गई। आज मैं उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके सादर चरणों में स्मरण करता हूँ और हमारे कैरियर विजन के चैनल के माध्यम से मैं आपको भारत की गुलामी की जो बातें हैं वो स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मैं आपके साथ यहाँ हर एक वो छोटी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप अवगत नहीं होंगे। ये जो मार्केट में मुखौड़ा लगा कर घूमते हैं ना, उनको दरअसल आप बताइएगा उनकी बुद्धिमत्ता पे कितने बड़े प्रश्न थे कि उन्होंने
ऐसे देश को साथ नहीं दिया और धीरे से हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते गए। तो ये वही बात रही, वही कारण रहा कि जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हमारा ख़त्म हुआ, इसके बाद हमारी स्थितियां बदल जाएंगी और 1858 से लेकर 1947 तक हमारा शासन सीधा ताज के हाथों में पहुंच चुका है। और ये ताज का शासनकाल वही शासनकाल है कि अब जब ब्रिटिश कंपनी हमारे यहाँ भारत में केवल व्यापार कर रही थी, अब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटिश संसद सीधा हमारे भारत में हस्तक्षेप करेगी। और अब हम दरअसल जो हैं वो पूरी तरीके से दूसरे देश के औपनिवेश हो चुके हैं, पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। वो जैसा कहेंगे वो हमको मानना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, यहाँ कुछ रियासतें थीं। तो जैसा मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी और भारत की सबसे उभरती हुई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी थी। आप मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है इधर पे लिख लीजिएगा। ये समय 1853 का समय चल रहा है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस क्लास में मैं उस क्लास को ऐड कर रहा हूँ और मर्ज कर रहा हूँ कि जब विलय और हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई और 1857 में जब मंगल पांडे नामक सैनिक को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब एक विद्रोह पनपा जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्रामों में से एक रहा। मैं ये 1857 आधुनिक भारत में अलग से पढ़ाऊँगा, जब यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने इसे किसान विद्रोह कहा, कुछ व्यक्तियों ने इसे सुनियोजित ये नहीं रहा, इस कारण ये फैल रहा कि जून के कुछ दिन महीने पहले इधर विद्रोह हुआ, फिर झांसी में विद्रोह हुआ, इस कारण से यह असफल रहा। इसके बहुत महत्वपूर्ण कारणों पे मैं बहुत अच्छे से मैं चर्चा करूंगा, डेवेट करूंगा। मैं केवल अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस 1853 के एक्ट के बाद भारत की स्थितियां डामाडोल होती गईं और यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दी। और फिर इसके बाद हमारा सीधा 1857 के बाद 1858 से लेकर 1947 तक सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में हमारी स्वतंत्रता चली गई है। और हम अब यहाँ पर पूर्णतः हम यहाँ पर अंग्रेज़ों के गुलाम होते गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से 1858 से 1947 के बीच का। इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ केवल जीत और हार से तय नहीं की जाती। इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ इस बात से तय की जाती हैं कि गोली आपने छाती पे खाई या माथे पे खाई। ये वो समय दरअसल चल रहा है जब यहाँ के कुछ गद्दार व्यक्ति कुछ भारत के साथ नहीं दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति यहाँ पर अपना पैर जमाते जा रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को दूसरों के घर पे रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यूरोप हमसे लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर है, यहाँ उसका कोई नहीं है। इसके बाद भी वो इतने चतुर और चालाक हैं कि भारत को उन्होंने अपने वश बना लिया हुआ, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्निक है, इतनी क्षमताएं हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो आज हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है जब 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 की क्रांति हुई। और उस क्रांति के बाद जो भारत में परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि 1858 से लेकर अब 1947 तक जो भी एक्ट, अभी तक तो केवल एक्ट आ रहे थे, अब हमारे सीधा इधर से अधिनियम आना चालू हो जाएंगे। और ये अधिनियम हमारे सीधा किन से जुड़े रहेंगे? सीधा ब्रिटिश संसद से जुड़े रहेंगे। और ये ब्रिटिश संसद सीधा हस्तक्षेप इधर पे चालू हो जाएगा। भारत के कोई भी मामले हों, चाहे वो हमारे प्रशासनिक मामले हों, चाहे हमारे राजनीतिक मामले हों, चाहे हमारे औद्योगिक मामले हों, चाहे व्यापारिक मामले हों, ये सारे के सारे मामले दरअसल अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से ही हल किए जा रहे हैं। तो 1858 का वो समय यहाँ पे चल रहा है जब यहाँ पर एक गवर्नर जनरल, अभी तक मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि 1857 के, तो अभी तक मैंने जब आपको 1853 के एक्टों तक पढ़ाया तो मैंने आपको वहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल पढ़ा है। अब जैसे ही 1858 का अधिनियम पारित होता है, ये गवर्नर जनरल का नाम बदलकर सीधा वायसराय हो जाता है। और ये वायसराय वही वायसराय हैं, इन्हीं का अपडेटेड रूप है। अब इनकी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं, ब्रिटिश संसद से सीधा इनका हस्तक्षेप हो चुका है। और ये पूरे भारत के पूरी प्रेसिडेंसियों की ये गवर्नर जनरल कहरा रहे हैं और इनका शासन अब पूरे भारत पर होने वाला है। और यहाँ से मोस्ट IMP क्वेश्चन एक निकल रहा है कि जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर
जनरल एवं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो थे हमारे, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग कई परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, तो लॉर्ड कैनिंग को आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपको लिंक करके ऐसा बता दिया, क्वेश्चन का स्तर कुछ भी हो सकता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बनने की जो डेट थी वो 1858 की थी, जब भारत शासन अधिनियम यहाँ पर भारत लागू हो रहा है। ये दरअसल हमारा भारत शासन अधिनियम ही है। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बता चुकी हैं। अब तीसरी बात मैं आपको एक मुख्य बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक केवल कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन अब सीधा ब्रिटिश संसद इधर पर हस्तक्षेप करेगी। अब हमारी कमान सीधी ब्रिटिश संसद के पास पहुंच गई है। और ब्रिटिश संसद से हमारी जो ब्रिटेन की महारानी हैं एलिजाबेथ, ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ हैं, उनके हाथों में सीधी कमान पहुंच गई है। अब जो निर्णय वो देंगी वो निर्णय हम लोगों को मानना पड़ेगा। हम उनके पूरे के पूरे औपनिवेश गुलाम हो गए हैं। अब एक नेक्स्ट बात मैं आपको एक और बताने वाला हूं कि इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय के लिए एक मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया है। ये वही मंत्री परिषद है जो मंत्री परिषद इस गवर्नर जनरल की कुछ व्यक्ति, जैसे हम अभी वर्तमान में देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कुछ संसद नियुक्त होकर जाते हैं और वहाँ नियमावली बनाने का काम करते हैं, तो ये मंत्री परिषद कुछ नहीं करेगी। अब भारत पर शासन करने की नियमावली बनाएगी, भारत में शासन करने की नियमावली बनाएगी और धीरे धीरे अपने पैर जमाते चलेगी। तो हम दरअसल 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इतिहास में ये बताते चलूँगा, जब 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई। और यहाँ जब मुग़ल पीरियड चालू होता है तो 1526 से लेकर आप देख रहे हैं कि 1858 तक आ गए। 15 से 1600, 1600 1700, 1700 से 1800, 300 और ये 58 वर्ष। तो 358 वर्ष पुराना जो मुग़ल बादशाहों का इतिहास था, 358, ये 358 एग्जैक्ट नहीं है, मैं केवल आपको इधर पे लॉजिक लगाने बता रहा हूँ कि देखो ये वो पीरियड रहा है जब भारत के मुग़ल बादशाहों ने भारत पर यहाँ पर राज किया हुआ है। और भारत की गद्दी पर अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र और न जाने कितने ऐसे मुग़ल बादशाह आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया। और इस एक्ट के माध्यम से अब मुग़ल बादशाह का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया है। और इधर पर बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया है और उन्हें ब्रिटेन रंगून बर्मा भेज दिया गया है। यहाँ पर मुग़ल बादशाहों का इतिहास ख़त्म होता है और एक नया इतिहास अब इधर से चालू हो रहा है। जब कोलकाता में एक हेडक्वार्टर दरअसल अंग्रेज़ों ने बना लिया है। इसका कारण ये था कि बंगाल एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था, जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इधर की कृषि प्रधानता इतनी बेहतरीन थी कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आज भी जो बांग्लादेश आप देखते हैं वो, इसीलिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये निकला हुआ है कि इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है और इसको पूर्वी बंगाल क्यों कहा जाता है। दरअसल ये एक ही बंगाल था जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन जब 1972 के आसपास जब इसका हमने विभाजन कराया, इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये जो बंगाल था वो हमारा पूर्व में चला गया और ये जो पश्चिम बंगाल हमारा वर्तमान में है, जहाँ दीदी अभी राज कर रही हैं, उसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसके पश्चिम में आ गया। लेकिन अपितु है तो ये भारत के पूर्व में ही, इसीलिए यही कारण है कि इसको पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा और इधर से एक नए देश का निर्माण हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत की जब 1858 की जो स्थितियां चल रही थी, तो ये सिंध प्रांत, ये म्यांमार प्रांत, ये बंगाल प्रांत, ये भूटान प्रांत, नेपाल प्रांत, यहाँ का बलूचिस्तान और कोई भी स्थान आप देखेंगे, लाहौर पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। और ये पूरा इलाका दरअसल भारत के ही कब्जे में आ रहा था। लेकिन जब स्थितियाँ 1947 के बाद बदली, हमारा भारत विभाजन हुआ, तब ये चीज़ें अलग अलग होती गई। तो मैंने आपको 2 से 3-4 प्रकार की बातें दरअसल यहाँ पर बता चुकी हैं। मुख्य बातों को आप नोट कर लीजिएगा। सन मैंने आपको बता चुका हूँ। ये भारत शासन अधिनियम 1858 दरअसल हम पढ़ रहे हैं। ये अधिनियम कैसे बना? अब तक एक्ट आ रहे थे, अधिनियम अब इसलिए बनेंगे क्योंकि अब दरअसल कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटिश संसद सीधा हस्तक्षेप करेगी और इधर से अधिनियम हमारे बनना चालू हो जाएंगे कि हमारे भारत की ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करेगी। पूरे के पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक और व्यापारिक और जो भी मामले हैं वो पूरी की पूरी
ब्रिटिश संसद ही नियुक्त करेगी और ब्रिटिश संसद अब दिल खोल के भारत को लूटने जा रही है, जहां पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो भारत में लूटने की। और ये कहानी हमारी चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। और ये दरअसल 1947 तक ये चलता है। मैं दरअसल आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम में आपको पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको इधर तक ये बता दिया है कि मुग़ल बादशाह का पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। और इस 1858 के अधिनियम में दो बातें और निकली हैं। एक तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं होता था, एक बोर्ड का गठन किया जाता था जो कार्यकारी परिषद का मुख्य होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जा रहा है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जा रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जा रही है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कुछ नहीं है, ये सब भारत पे शासन करने की नियमावली बनाएंगे और ब्रिटिश संसद में सीधा उनको लेकर जाएंगे। अब दरअसल इधर पे हो क्या रहा है आप देखिए। अब एक चीज़ और इसी शासन में निकल के आएगी कि यहाँ पर अब भारत सचिव के पद एक नियुक्त किया जा रहा है। ये भारत सचिव या हम इसी को बोलेंगे एक राज्य सचिव। यहाँ राज्य सचिव का पद एक सृजन किया जा रहा है। ये भारत सचिव और राज्य सचिव कुछ नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट काउंसिल इसको बोला, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या हम इसको बोलेंगे गवर्नर फॉर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में इसका नाम हुआ करता था। ये दरअसल ये पद किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ये दरअसल भारत की ओर से नियुक्त होता था। जो कहाँ बैठता था? ये जाकर बैठता था ब्रिटिश संसद में। ये जाकर कहाँ बैठता था? ब्रिटिश संसद में। और भारत की जो भी नियमावली है उनके माध्यम से ये नियम को निर्माण बनाता था और अपनी रिपोर्ट दरअसल भारत की जो भी बोलूँ मैं, अभी भारत का सबसे उच्च पद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति पहले नागरिक कहलाते हैं। इसी तरीके से ये भारत सचिव का बहुत मुख्य पद होता था, राज्य सचिव गवर्नर जनरल का, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और ब्रिटिश भारत के लिए ये कार्यकारी हमारी बनाते थे। इसके बाद इसमें 2 से 4 चीज़ें हुई हैं। मैं आपको संविधान की पृष्ठभूमि इधर बता रहा हूँ। मैंने आपको इधर बता दिया है 1858 के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप अपने हस्तलिखित नोट बनाएं। यदि मेरे हस्तलिखित नोट आपको चाहिए तो हम मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर मैं मैसेज भेज दीजिएगा। हमारी कैरियर विजन संस्था आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल लाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों इधर पे दरअसल अब ये हो रहा है कि अब दरअसल ये हमारा भारत पूरी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है और अब इसका सीधा हस्तक्षेप ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के हाथों में पहुंच गया है। जो निर्णय वो देंगी हम भारतीयों को अब मानना पड़ेगा। इसका कारण मैंने आपको बहुत बता चुका हूं। तो आज दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूं कि जब 1853 के अधिनियम लॉर्ड डलहौजी ने उत्पात मचा के रखा, धर्म पर हस्तक्षेप किया, लोगों की आंखें खुली और 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद भारत की स्थितियां लगातार बिगड़ती गईं और धीरे धीरे हम अपनी स्वतंत्रता को अपने हाथों से खोते गए। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं, जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो अपने अंदर की रूह कांप जाती है कि भारत में कितने ऊंची सोच वाले व्यक्ति हैं जिसने महारानी लक्ष्मीबाई जैसी व्यक्तित्व का साथ नहीं दिया। और जब हीरोज ये बात दरअसल ब्रिटेन में बता रहा है कि कोई माई का लाल हमें हराने वाला नहीं था सिवाय महारानी ब्रिटेन झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, तो मेरी आंखों में या मेरे हृदय में या मेरे खून में आज उबाला जाता है कि वो व्यक्ति कितनी ऊंची सोच वाला रहेगा जिसने उस समय की देवी का साथ नहीं दिया। आज नवरात्रि का शुरुआत हुई है और मैं उस देवी को साधारण चरण स्पर्श करता हूँ, उसके चरणों में नमन करता हूँ कि उसने जो वीर गति भारत को दी वो भारत के इतिहास में आज भी अमर रहेगी और युगों युगों तक अमर रहेगी। तो दोस्तों यदि मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। मुझे देशद्रोही घोषित मत कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं दरअसल आपको वास्तविकता की ओर ले जा रहा हूँ कि वास्तविकता को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं वही बात आपको बार बार लिए चलूँगा। आज मेरा बताने का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसको इतने घोर के पढ़ लीजिएगा, उसको इस तरीके से पढ़ लीजिएगा कि आपकी आत्मा भी आपसे प्रश्न करे, आपके पूर्वजों से आपसे ये प्रश्न करे कि काश ये स्थितियाँ यदि ना होती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेला यदि उनको परास्त कर देती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती।
खैर वो वैसा नहीं है, हम यदि गुलाम हुए हैं तो जीवन जीने की कई कलाएं भी हमने सीखी हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, यदि अच्छा पढ़ाई करना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। मैं ईश्वर आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। आप अपने नोट्स बनाते चलें, अपने सुझाव प्रेषित करते चलें, और इसमें जो भी समझ में ना हो आया हो डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कर दें। मिलेंगे मैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो